Hello students, good morning, good afternoon, good evening according to the time to all of you. I welcome you to my YouTube channel English Sounder. आपका हमारे YouTube चैनल English Sounder में स्वागत है. Dear student, today I am present here with the topic from the literature A Tiger in the Zoo written by Leslie Norris. A Tiger in the Zoo is a poem written by Leslie Norris who was born in 1921 and died in 2006. Dear students, this poem is a contrast between the two environments for the tiger. So a tiger lives in the zoo. Before this, he was living in the forest, the natural environment. He has been captivated and has been thrown into the cage. So the strength of the tiger has been snatched out, and now we are going to study and recite the poem to know the circumstances the tiger faces. Okay, so let's go ahead without delaying. सबसे पहले आपको बता दें कि ये जो है पोएम अ टाइगर इन द जू, टाइगर का जो सही जो घर होता है, हैबिटेट जो होता है वो जंगल होता है, लेकिन उसे क्या कर दिया गया है, पिंजरे में कैद कर दिया गया है स्पेशली विजिटर्स के लिए, यानी कि जो आते हैं दर्शक देखने के लिए उनको उसको कैद कर दिया गया है, यानी कि जो ईंट और पत्थर की बनी कोठरी होती है उसकी सलाखों के पीछे बंद कर दिया गया है. तो मैं आपको बता दूं, एक छोटा सा इसके बारे में परिचय देना चाहूँगा ताकि आप इस पोएम को क्लियरली समझ सकें. ये जो पोएम है एक बाघ की तुलना करती है, यानी कंपैरिजन करती है ये, और जब यह अपने नेचुरल यानी कि प्राकृतिक आवास में होता है जैसे कि जंगल में, और यह जब चिड़ियाघर में कैद होता है. तो होता क्या है, एक तारों भरी रात को कभी चिड़ियाघर में एक बाघ देखता है, यानी कि जो पोएट होता है ना वो चिड़ियाघर में यानी जू में क्या करता है, एक बाघ देखता है, वो भी तारों भरी रात को, यानी नाइट होती है, स्टारी नाइट. और बाघ अपने पिंजरे में धीरे धीरे इधर उधर घूम रहा होता है, और वह गुस्से से भरा होता है, लेकिन वह अपनी बेबसी में बिल्कुल शांत होता है. कवि यानी पोएट को बाघ के लिए बिल्कुल कंपैशन है, दया महसूस होती है. वो कहता है कि बाघ को जंगल में होना चाहिए था, उसे और जानवरों के किसी पानी वाले गड्ढे के नज़दीक छाया में खामोशी सहित घूमते हो रहना चाहिए था, और किसी मोटे ताज़े जो हिरन होते ना उसको रास्ते में गुजरने की प्रतीक्षा करते हुए होना चाहिए था. लेकिन दुख की बात है कि वह ईंट और पत्थर की बनी कोठरी में जो सलाख होते हैं उसके पीछे उसको बंद कर दिया गया है, और वो वहाँ आने वाले लोगों की तरफ कोई ध्यान भी नहीं देता है, यानी कि टाइगर ध्यान नहीं देता है, और अपनी जो उसकी जो चमकती हुई आँखें होती हैं वो अपनी चमकती हुई आँखों से क्या करता है, तारों को देखता है. अब उसे क्या है, सिर्फ सितारों को देखने से ही संतुष्ट रहना पड़ता है. अब वह अपने जो नेचुरल उसका हैबिटेट है, प्राकृतिक जंगल है में घूमने और वहाँ से चमकते हुए सितारों को देखने के लिए वो बिल्कुल फ्री, आज़ाद, स्वतंत्र नहीं है. तो डियर स्टूडेंट्स, आपको कुछ कुछ समझ में आ गया होगा. ओके, देखिए ये जो पोएम लिखा है, दिस पोएम कंट्रास्ट अ टाइगर इन द जू विद द टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट. बात चीज़ वही मैंने बता दी है, अब आपको ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. द पोएम मूव्स फ्रॉम जू टू द जंगल एंड बैक अगेन टू द जू. Read the poem silently once and say which stanzas speak about the tiger in the zoo and which ones speak about the tiger in the jungle. देखें गाइस, यहाँ पर लिखा हुआ he stalks in his vivid stripes. The few steps of his cage on pads of velvet quiet in his quiet rage. देखिए स्टूडेंट्स, स्टॉक्स मीन्स क्या होता है, स्टॉक्स मीन्स होता है मूव्स क्वाइटली एंड स्लोली, यानी कि चुपचाप और धीरे धीरे चलना. इन हिज विविड स्ट्राइप्स, विविड मीन्स क्या होता है, विविड मीन्स होता है स्पष्ट है, क्लियर होता है, लेकिन यहाँ स्ट्रॉन्ग एंड ब्राइट. ओके, और स्ट्राइप्स मीन्स क्या होता है, जो उसकी धारियाँ होती हैं ना, पट्टियाँ होती हैं उसके बॉडी पर, उसी को स्ट्राइप्स कहा गया है. द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, यानी कि कुछ कदम चलता है अपने केज यानी गुफा. यहाँ पे पहले यहाँ पोएम जो है गुफा से रन करती है जंगल की तरफ, और जंगल से फिर गुफा की तरफ पोएम रन करती है. वह क्या करता है, मतलब
चुपचाप धीरे धीरे चलता है अपनी विविड स्ट्राइप्स में। विविड में क्या होता है, बिल्कुल गहरी और चमकदार धारियों में। धारियों मतलब समझ रहे हैं ना कि जब उस जो चलता है तो धारियाँ उसकी लहर खाती हैं, तो लहराती हुई चलती हैं। तो द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, यानी अपने गुफा के कुछ कदम जो होते हैं, जाहिर सी बात है जो केज होगा, जहाँ पिंजड़ा होगा, जहाँ कैद होगा, जहाँ पे पिंजड़े में कैद होगा तो उसमें कुछ ही जगह मिल पाएगी उसको, तो उसमें कुछ ही कदम पे वो चलता है। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, पैड्स मीन्स क्या होता है, जो उसके पैड नहीं है पंजे, और भी वेलवेट के हैं, यानी कि जो गद्देदार जो पंजा है नीचे का उसका, तो वो जो है वेलवेट का बताया, मखमली है, बिल्कुल सॉफ्ट है, बिल्कुल शांत, बिल्कुल टहलता रहता है। इन हिज क्वाइट रेज, क्वाइट रेज मीन्स होता है, रेज मीन्स क्या होता है डियर, रेज मीन्स गुस्सा होता है, यानी कि गुस्से में तो है लेकिन अब क्या है, शांत ही है क्योंकि कैद कर दिया गया उसको। तो इन हिज क्वाइट रेज, यानी अपने शांत, वैसे गुस्सा जो बिल्कुल शांत है। देखिए गुस्सा शांत नहीं, गुस्सा तो अंदर है लेकिन अब शांत ही है क्योंकि अपना गुस्सा किसी पे दिखा नहीं सकता। तो वो क्या करता है, गुस्से में भी है और शांत भी, कुछ बोलता नहीं है, और वो अपने मखमली जो है, जो पैड है उस पर वो कुछ कदम में, जो पिंजरे के अंदर मिला हुआ जगह उसी में चलता रहता है। उम्मीद करता हूँ डियर फर्स्ट सेंटेंस आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट, ही शुड बी लर्किंग शैडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास। कहा गया है, यहाँ पर पोइट जो है बड़ा दुख महसूस करता है और कहता है कि इस लर्किंग होना चाहिए। लर्किंग मीन्स होता है घात लगाकर बैठे होना, इन शैडो मीन्स होता है पेड़ की छाया में, यानी कि टाइगर को क्या होना चाहिए था, किसी पेड़ की छाया में बैठे हुए होना चाहिए, और वो भी घात लगाए। किसकी, जैसे जो हिरन आते हैं ना, बिल्कुल हिरन या किसी जानवर की को शिकार बनाने के लिए उसे पेड़ के नीचे छाया में बैठे होना चाहिए था, घात लगाए बैठा होना चाहिए था। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, और फिर क्या करते हुए होना चाहिए था कि लंबे लंबे जो घास होते हैं ना उसमें से स्लाइड, यानी कि उसमें से गुजरते हुए होना चाहिए था, स्लाइड करते हुए, फिसलते हुए होना चाहिए था। नियर द वाटर होल, अभी कहाँ, उस पानी के, मतलब ऐसे जानवरों के लिए जो तालाब होता है ना, पानी का एरिया यानी वाटर बॉडी, वहाँ आस पास के पेड़ के नीचे बैठा हुआ होना चाहिए था। और जहाँ से वेयर प्लम्प डियर पास, प्लम्प मीन्स होता है मोटा तगड़ा, यानी कि जो फ्लैशी होते हैं, जैसे जो ये कह लें कि शेर के लिए जो है जो फ्लैशी होते हैं, या यूँ कह लें प्लम्प यानी मोटा तगड़ा ताज़ा हिरन जो है वहाँ से उसे पास होना चाहिए था। जहाँ पे पास होते हैं, जहाँ पे गुजरते हैं, और वहीं पे उसको, टाइगर को उसकी इंतज़ार में, लर्किंग में बैठे हुए होना चाहिए था। उम्मीद करता हूँ डियर आपको ये समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेज। स्नार्ल मीन्स क्या होता है डियर, गुर्राना। ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेज, वो उसे घर के आसपास गुर्राते हुए होना चाहिए था। मतलब समझ रहे हैं इसका। एट द जंगल से, यानी जंगल के किनारे पे, मैं भी समझा रहा हूँ, जंगल के किनारे पे। बेयरिंग हिज वाइट फैंग्स, फैंग्स मीन्स होता है उसके दांत को फैंग्स कहते हैं, और वो क्या कर, अपने सफ़ेद जो है दांत है ना उसको बेयर करे। बेयर मीन्स होता है नंगा करे, यानी कि खोल दे, यानी कि वो मुंह खोल करके अपने सफ़ेद दांतों को दिखाए, फाड़ करके, हिज क्लॉज, अपने पंजों को दिखाए, टेरराइजिंग द विलेज, ताकि गांव के लोग उससे डर जाएं। उसको मतलब गांव के लोगों को डराते भी होना चाहिए था। मतलब समझे, इसका मतलब ये है कि अब जंगल में जाहिर सी बात है, अगर आपने कैद कर दिया है उसे, किसी पिंजरे में कैद कर दिया है तो कुछ नहीं कर पा रहा है। लेकिन अगर उसे कोई जंगल में छोड़ दिया जाता है और जंगल में किसी हिरन को नहीं पाता, हिरन या किसी जानवर को खाने को नहीं पाता, तो वो क्या करता, अपनी भूख को मिटाने के लिए गांव की तरफ बढ़ता। और गांव की तरफ बढ़ता तो जंगल के किनारे वाले छोर पे आता और गांव वालों को देख करके गुर्राता, और फिर उनको देख करके अपने दांत दिखाता, पंजा दिखाता, डराता, ये करता। ठीक है ना, समझ में आया डियर? तो चलिए आगे चलते हैं। बट ही इज लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल। कंक्रीट मीन्स होता है जो सीमेंट, गिट्टी, मोरंग वगैरह से बनते हैं ना। सेल मीन्स होता है कोठरी, एक छोटा सा जो पिंजरा बना हुआ है। यहाँ पर वो जो पिंजरा बना हुआ है उसी को कंक्रीट सेल कहा गया है। तो उसको लॉक कर दिया गया है, किसमें, कंक्रीट सेल में, यानी कि पिंजरे में लॉक कर दिया गया है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, और उसकी ताकत जो उसके जो बार्स है, नहीं जो बार्स में क्या होता है, छड़ होता है, लोहे की छड़ लगे होते हैं उसके पीछे, उसके सलाखों में उसे क्या कर दिया, उसकी ताकत को बंद कर दिया गया है।
स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज इग्नोरिंग विजिटर्स। और वो बेचारा क्या कर रहा है, स्टॉक कर रहा है। स्टॉक मीन्स क्या होता है, मूव स्लोली, धीरे धीरे वो मूव कर रहा है उसी में। और कितनी दूरी तक मूव कर रहा है, द लेंथ ऑफ हिज केज, यानी कि उसके केज यानी पिंजरे में जितनी दूरी बनी हुई है, जितनी जगह है उसमें, उसी में क्या करता है, इधर उधर इधर उधर घूमता रहता है। और क्या कर रहा है, इग्नोरिंग विजिटर्स, यानी विजिटर्स को, यानी जो दर्शक हैं जो उसको देखने के लिए आ रहे हैं, उन सबको वो इग्नोर कर रहा है। इग्नोर क्यों कर रहा है, क्योंकि उसे जो है ये पसंद नहीं आ रहा है। और लोग, पता है, लोग उसको देख रहे हैं, लोग उसको देख रहे हैं, वो नहीं देख रहा है, क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक दर्शक आते रहते हैं, वो सब लोग देखते रहते हैं उसको। बेचारे को नींद नहीं आती है, दिन भर वो मतलब परेशान रहता है, वो सोने सुकून नहीं मिलता है उसको। सारे विजिटर्स आते हैं देखने, जब देखते हैं तो वो सो नहीं पाता है, जब सो नहीं पाता तो उसको बेचैनी रहती है। तो इस तरह से वो बेचारा हमेशा बेचैन रहता है और क्या कर रहा है, सारे विजिटर्स को इग्नोर कर रहा है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट स्टैंजा है, he hears the last voice at night, the patrolling cars and stares with his brilliant eyes। तो ही हीयर्स यानी कि वह सुनता है, द लास्ट वॉइस एट नाइट मतलब आखिरी आवाज़ सुनता है रात में। किसकी आवाज़ सुनता है, पेट्रोलिंग यानी गश्त लगाती हुई, कार्स यानी जो गाड़ियाँ होती हैं ना, आती हैं शायद उनको खिलाने पिलाने फीडिंग करने के लिए, या फिर यूँ कह लीजिए कि जो फॉरेस्ट, ये जो वो होता है, ज़ू होता है, ज़ू डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर्स होते हैं उनकी कार्स वगैरह आते हैं। तो फिर क्या होता है, तो रात को भी वो गश्त करने के लिए जो गाड़ियों की आवाज़ आती है ना, उससे वो बेचैन रहता है। हीयर्स वो सुनता रहता है, द लास्ट वॉइस एट नाइट यानी अंतिम आवाज़ रात में, वो भी पेट्रोलिंग कार्स यानी गश्त लगाती हुई कार्स की, एंड स्टेयर्स और स्टेयर्स मतलब घूरता रहता है विद हिज ब्रिलियंट आइज अपनी चमकती हुई आंखों से, एट द ब्रिलियंट स्टार्स और वो भी चमकते हुए तारों को। यानी कि वो क्या करता है, अपनी चमकीली आंखों के साथ वह चमकते हुए तारों को देखता रहता है। शायद वह जो है यानी कि ये कह लें कि स्वर्ग में बैठे ईश्वर से पूछ रहा है कि उसे वहाँ पर क्यों बंदी बनाकर रखा गया है, ये हो सकता है इसका अर्थ। तो डियर, ये आपको पोएम समझ में आ गई होगी, और कोई प्रॉब्लम हो इस पोएम में तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी, मुझसे आप संपर्क कर सकते हैं और वो अपना कमेंट मेंशन कर सकते हैं। ओके, और ठीक है डियर। और इस पोएम को लिखा लेस्ली नॉरिस ने, ध्यान रहे। और ये क्लास 10 की पोएम है डियर। दैट्स इनफ फॉर यू, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि जल्दी जल्दी एक्सप्लेन करके ख़त्म करूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो विद एनी टॉपिक। टिल देन, बाय बाय।